हेलो स्टूडेंट, मैं दिव्या कौशिक आपकी केमिस्ट्री टीचर और स्वागत है आप सभी का B2E लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बेटा लास्ट जो लेक्चर अपना हुआ था वो IP का हुआ था, यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल का हुआ था और अपन पीरियोडिसिटी अपन ने सीरीज चलाया हुआ है, ठीक है ना। इससे पहले कि अपन ने 4 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें अपन नॉर्मल इंट्रोडक्शन, पीरियोडिक टेबल का और डेवलपमेंट वगैरह सब चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं बढ़िया तरीके से। आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लिए होंगे, ठीक है। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपन IP के बाद जो सेकंड नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का स्टार्ट करते हैं। आराम से, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, थोड़ा बहुत ऑर्डर पढ़ेंगे और कुछ एक्सेप्शन का तड़का लगाएंगे, ठीक है। आइए देखिए, तो शुरू करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी / इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ है, ये लेक्चर के ख़त्म होते होते अपने को क्लैरिफाई हो जाएगा। पर उससे पहले ये तो पता चले कि क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब मुझे एक बात बताइए, अपन ने IP पढ़ ली है, आयनाइजेशन पोटेंशियल अपन ने पढ़ लिया है, क्या था वो कि अगर हम किसी भी एक गैसियस यानी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो जो एनर्जी अपने को वहाँ पे प्रोवाइड करानी पड़ेगी वो क्या होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी। उसका जस्ट उल्टा कि अगर हम किसी भी एक गैसियस एटम में से, किसी भी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी या तो रिलीज करवाएंगे या फिर कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करवाएंगे। यानी कुल मिलाकर एक सीधी सी बात हम बोले तो किसी भी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम गैसियस होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, या न्यूट्रल ना भी हो तो एनाइन भी चलेगा। पर एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ एनर्जी या तो रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। अब ये हम बता नहीं सकते, ये हम उस सामने वाले रिएक्शन को देख के बता पाएंगे या फिर उस जो एटम हमारे पास है उसके बिहेवियर को देख के बता पाएंगे कि भैया एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ना। ये चीज़ अपन वहीं बता पाएंगे। पर 90% केसेस में हमेशा एनर्जी रिलीज ही होगी। सुनिएगा, 90% केसेस में हमेशा एनर्जी क्या होगी, रिलीज ही होगी जब कोई भी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करा जाएगा, ठीक है। बाकी रेदर देन अपन कहाँ से देखेंगे, जब अपन वो नेचर देखेंगे ना उस एटम का, तब अपने को क्लैरिफाई हो जाएगी भैया एनर्जी रिलीज हो रहा है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया और एनर्जी रिलीज हुई तो हमारा, तो हाँ बात सुनिए कि जो ये एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब हो रही है इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात सुनो कि भाई जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो मान लीजिए एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है भाई, रिलीज हो गई। तो जो एनर्जी रिलीज हुई है इसके लिए अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि प्रोसेस क्या होगा बेटा, एक्सोथर्मिक होगा। और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, मैंने कहा मैं नहीं बता पाऊंगी एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज है, वो एटम का नेचर देखकर अपने को पता चलने वाला है कि क्या रिलीज होने वाला है, क्या एनर्जी एब्जॉर्ब होने वाला है। तो एब्जॉर्ब अगर होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और प्रोसेस क्या आ जाएगा हमारा, एंडोथर्मिक आ जाएगा, ठीक है। अब ये बात बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा देखो इधर, मैंने कहा कि किसी एक गैसियस आइसोलेटेड एटम में हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हैं तो कुछ ना कुछ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीज हो रहा है, ठीक है। रिलीज होगा तो क्या बनेगा अपना A- यानी कि एनाइन बन जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जोड़ चुके हैं ना अपन, इसमें ऐड कराए ना अपन ने इसमें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसका दूसरा एक लिखने का तरीका क्या है कि अगर हम किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएंगे तो कुछ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी भैया, रिलीज होगी, जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी और जिसका वैल्यू क्या होगा, जिसका वैल्यू होगा पॉजिटिव। और प्रोसेस क्या होगी भाई, प्रोसेस होगी इसकी एक्सोथर्मिक। क्या प्रोसेस होगी, एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। अच्छा तो क्या हम, क्योंकि हम एनर्जी का बात कर रहे हैं, क्योंकि हम हीट का बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ को अगर मैं इस फॉर्म में भी लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ कि देखो इधर देखो, ये मेरा गैसियस एटम है जो कि न्यूट्रल है, मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो कुछ ना कुछ एनर्जी मेरा रिलीज हो चुका है ना, कुछ ना कुछ हीट एनर्जी मेरा रिलीज हुआ जिससे कि क्या बना, एनायन बना, ठीक है।
या इस फॉर्म को अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो एनर्जी की फॉर्म में ही, ये मेरा गैसियस न्यूट्रल एटम है जिसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा और क्या बना, एनायन बना, और कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज हुई, यानी कि प्लस Q रिलीज हुई। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ उसको? बात तो एक ही है भाई, यहाँ मैंने एफिनिटी के उसमें लिख दिया, वहाँ मैंने एनर्जी के उसमें लिख दिया, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, है ना। तो देखो इन प्रोसेस में मैं क्या करा रही हूँ, एनर्जी रिलीज करा रही हूँ, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू तो जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा भैया, एक्सोथर्मिक होगा। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है भाई ये, ठीक है। अब यूनिट की बात करते हैं अपन यहाँ पे, यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, किलो कैलोरी पर मोल कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम कह सकते हैं, किलो जूल पर मोल भी हो सकती है, ठीक है ना। और नोट में अगर अपने को क्या याद रखना है, ये रखिए कि 90% केसेस में जो एनर्जी है वो क्या हो रही है भाई, रिलीज ही होगी। बट हाँ 10% केसेस में जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगी। तो 90% केसेस में अपने को रिलीज ही कराना है एनर्जी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली चीज़। अब देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर एक इलेक्ट्रॉन हमारे को ऐड कराना है तो जो एनर्जी देनी पड़ रही है, जो रिलीज हो रही है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। और अगर हमको एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है, अरे पहले वाले लेक्चर की बात हो रही है यहाँ पे, अगर हमको एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुआ। पर अगर हमको एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालना है, यानी कि A माइनस में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगी, रिमूव करूंगी, तो जो एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी वो क्या होगी, मेरी IP होगी। और अपन ने ये बात कर ली है बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में कि जो मेरा IP होता है वो हमेशा ऑलवेज एंडोथर्मिक ही होगा, ठीक है ना। हाँ EA मेरा एक्सो भी हो सकता है, एंडो भी हो सकता है, किससे देखेंगे, नेचर ऑफ एटम से देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्सेस EG, या क्या 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 बातें होती हैं इसकी, क्या क्या किससे क्या समझना पड़ेंगे। ये देखो इधर सेम वही चीज़ अपन वापस कर रहे हैं कि एक गैसियस आइसोलेटेड एटम में मैंने एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करा तो मेरा एनायन बन गया और कुछ ना कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरह रिलीज हो गई, ठीक है। तो मैंने माना कि जो मेरा A गैसियस एटम है उसका एंथैल्पी क्या है H1, और A माइनस जो है उसका एंथैल्पी क्या है H2 है। अब यहाँ मैंने एक कंडीशन फॉलो करी कि भाई जो मेरा H2 और H1 है, इसमें से जो H1 है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, H2 से, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंस निकालूंगी एंथैल्पी का तो H2 माइनस H1 करूँगी तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, यानी कि मेरे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो वैल्यू आएगा, जो मेरे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मैंने कहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि मेरा H1 जो है यानी इसका H1 यानी इसका एंथैल्पी जो है वो H2 से ग्रेटर है, ठीक है मेरी बात। अच्छा तो क्या मैं ये कह दूँ क्या कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जो मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, ठीक है। कुछ नेगेटिव में मान ले लेते हैं, इसका नहीं वैल्यू ले लेते हैं, कुछ इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में बोल देते हैं, बात अपनी एक ही है, ठीक है ना। अच्छा जैसे एक एग्जांपल अपन लेकर देखते हैं यहाँ पे कि ये मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ले लिया, जैसे कि पहला मेरा जो वैल्यू है वो क्या है, +20 है, +40 है, +80 है, एंड देन लास्ट जो मेरा वैल्यू है वो क्या है, +100 है, ठीक है। तो अगर ऊपर से नीचे मैं जा रही हूँ तो मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है प्लस का, है ना, प्लस का है, याद रखना, है ना। तो ऊपर से अगर मैं नीचे जा रही हूँ, अप टू डाउन जा रही हूँ मैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है भाई, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और यहाँ मैंने थोड़ा और साइड में EGE यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी वैल्यू ले रखा है, पर अब की बार मैंने क्या कर दिया है, अब की बार मैंने मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो नेगेटिव में ले रहे हैं, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर EA पॉजिटिव है तो मेरा एंथैल्पी जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ सिर्फ साइन चेंज करें, मैग्नीट्यूड वही का वही रखा है,
तो ऊपर से नीचे जाने पर अब की बार EGE जो है वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है? अरे देखो कम हो रही है। यहाँ ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा था, यानी इंक्रीज हो रहा था क्योंकि पॉजिटिव साइन थे। यहाँ ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि नेगेटिव साइन है। समझना इस बात को, समझना, आराम से समझना इस बात को कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। अब देखो इधर देखिए, मैंने कहा कि अगर मैंने एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में, ये मेरा आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो मेरा कुछ ना कुछ एनर्जी तो रिलीज हो गया, और जब मेरा एनर्जी रिलीज हुआ, कुछ ना कुछ एनर्जी मेरा जो रिलीज हुआ उसका मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव पाया, और जब पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो जो प्रोसेस होगा वो तो भैया एक्सोथर्मिक ही होगा, और साथ में जो डेल्टा एच का वैल्यू आएगा जाहिर बात है नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक दूसरे के डिफरेंस होती है, यानी कि उल्टी होती है एक दूसरे के। अब इसी तरह से अगर मैंने क्या किया, इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया, पहले मैं एक न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रही थी और मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ रहा था पॉजिटिव, पर इस बार मैं एक एनायन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं? अब की बार मैं एक एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रही हूँ। ओहो देखो इधर कुछ भी नहीं है, देखो इधर, अब की बार जब मैंने एक एनायन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो इस बार कोई एनर्जी रिलीज नहीं हुई है। अरे एनायन जब बन गया है और उसमें अपन एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज नहीं होती भाई, एनर्जी एब्जॉर्व की जाती है। तो ये अब की बार एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्व हो रही है, जिसकी वजह से ये मेरा डाई एनायन बन गया है, और डाई एनायन जैसे ही बना, एनर्जी जैसे ही एब्जॉर्व हुई तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या हो गया है? यहाँ पे नेगेटिव हो गया है, और नेगेटिव जैसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू हुआ, डेल्टा एच का वैल्यू भैया क्या हो गया? यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, और हमारा जो प्रोसेस है वो क्या हो गया? यहाँ पे एंडोथर्मिक हो गया है। क्या हो गया भाई? एंडोथर्मिक हो गया। तो क्या ही कर दिया मैंने? अरे मैंने ये कर दिया कि जब एक कंक्लूजन अगर अपन निकाले तो किसी न्यूट्रल एटम में अगर अपन एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, पर एक हम एनायन में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और डाई एनायन बनाते हैं तो एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं होती है, वो एनर्जी देनी पड़ती है अपने को, यानी कि एब्जॉर्व करनी पड़ती है, एब्जॉर्व हो रही है एनर्जी, और जब जब एनर्जी एब्जॉर्व होगी प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो मेरी बात सुनो, एक यही प्रोसेस जो है अपनी सेकंड वाली, इसको मैंने एक इस तरीके से लिख दिया। पहले मैं एनायन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके डाई एनायन बना रही थी, अब की बार मैंने क्या किया? अब की बार मैं एक न्यूट्रल एटम में डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके क्या बना रही हूँ? डाई एनायन बना रही हूँ। अरे बात तो वही है, बात तो वही है, इसमें चेंज क्या हुआ है? कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ। पहले हम अनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे, अब हम न्यूट्रल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, बात तो वही है। अरे न्यूट्रल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो अपना एनायन बनेगा, फिर एक और ऐड करोगे तो डाई एनायन बनेगा। यहाँ मैंने इसको ओपनली 2 स्टेप में लिख दिया और यहाँ मैंने इसको सीधा एक स्टेप में लिख डाला। ठीक है, और कुछ नहीं करा है अपन ने। तो वही बात हो रही है यहाँ पे, जब हम न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल गैसियस एटम में भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो मेरा सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्व हो रहा है, और जब एब्जॉर्व होगा तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और प्रोसेस क्या हो जाएगा भाई? प्रोसेस ये हो जाएगा एंडोथर्मिक। क्लियर है ये बात? तो बस ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही सीधा सीधा सवाल बनता है यहाँ से कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, न्यूट्रल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर हम एनायन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, यानी डाई एनायन बना रहे हैं, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्व करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा भैया? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ फैक्टर अफेक्टिंग देख लेते हैं कि किस किस तरीके के फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। जैसे हमने आईपी के देखे थे, जैसे हमने बहुत सारी चीज़ों के देखे थे, एटॉमिक रेडियस वगैरह के देखे थे, तो इसको भी कुछ फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। बहुत सीधे से मिलते जुलते फैक्टर जो अपन ने बाकी के पिछले के 2 पढ़ते आ रहे हैं अपन, है ना। तो देखते हैं, इधर देखिए, जब मैंने कहा कि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं यहाँ पर, यानी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, पीरियोडिक ट्रेडिशन देख रहे हैं अपन, ठीक है ना, पीरियोडिक ट्रेंड देख रहे हैं अपन, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो अपने को पता है ये बात, तो आप कितना पढ़ेंगे अपन इस चीज़ को कि जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं
तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है हमेशा, और जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो चाहे आईपी हो चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो भैया बढ़ेगी ही बढ़ेगी, हर हाल में बढ़ेगी। जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और ईए भी बढ़ेगा, ठीक है। और अपने को पता है ये बात कि अगर ईए बढ़ेगा तो ईजी तो हर हाल में कम होगा ही होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये इसके। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, ईजीई कम होती है। ऊपर से नीचे यानी अप टू डाउन जाने पर साइज बढ़ेगा, जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी और ईजी ही भैया इस बार तो बढ़ ही जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो इस चीज को अब सार जो मैंने ये लिखा है ना 3 पॉइंट्स का, वो यही है, सार यही है 3 पॉइंट का। पर अलग से अगर अपन देखें तो ये देखिए कि अगर मैं ऐसा कह दूं क्या कि अगर जेड इफेक्टिव जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा भाई ईजीई के, ठीक है ना। और साइज जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ईए के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ईजीई के। यही मैंने कहा कि जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है मेरा, जो शील्डिंग इफेक्ट अपन पढ़ के आए थे सेकंड लेक्चर में, जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है मेरा वो बढ़ेगा तो ईए कम हो जाएगी, और ईए कम हो जाएगी तो ईजी ही जो है वो इंक्रीज तो हर हाल में होगी ही होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर फोर्थ नोट अपन देखें तो बहुत ही शानदार नोट और बहुत ही कमाल का एक्सेप्शन सा ही कह लीजिए इसको। इधर देखिए, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अपने को ये बात पता है कि जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो जो होते हैं बहुत ही स्टेबल होते हैं भाई, ठीक है, बहुत स्टेबल होते हैं वो। जैसे कि हाफ फील्ड ले लीजिए, P3 ले लीजिए, P6 ले लीजिए, D5 ले लीजिए, D10 ले लीजिए, S2 तो फुल फील्ड ही हो गया है ना, F7 ले लीजिए, F14 ले लीजिए, ये सब हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है भाई वो क्या होता है, 0 होता है। बेसिकली क्या होता है, नेग्लिजिबल माना जाता है, यानी कि बहुत ही कम माना जाता है। इस चीज़ को याद रखना, हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो नेग्लिजिबल या 0 माना जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ पीरियड्स में अपन ट्रेंड्स देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सेकंड पीरियड में अपन ट्रेंड देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस तरीके से चल रहा है यहाँ पे। अब अपने को ये बात पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर तो एफिनिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, अप टू डाउन जाने पर कम हो जाएगी, पर कुछ एक्सेप्शन भी तो हैं। अरे ये देखो, बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियोन, ओहो, ये हाफ फील्ड फुल फील्ड वाले हैं, फुल फील्ड भाई फुल फील्ड, और ये नाइट्रोजन हाफ फील्ड। अपन पढ़कर आए हैं अभी जस्ट पीछे फोर्थ नोट में कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड के जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो भाई 0 या नेग्लिजिबल में माना जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो इनको सबसे पीछे कर देंगे अपन, और यहाँ अगर अपन ट्रेंड फॉलो करें तो नियोन सबसे ज़्यादा होता, पर ऐसा नहीं है भाई, यहाँ ट्रेंड नहीं लगेगा, बीच में एक्सेप्शन भी तो आ गए हाफ फील्ड फुल फील्ड के। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो नियोन है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो नियोन है, हाँ जी, इस हिसाब से देखा जाए तो जो ट्रेंड होगा क्या होगा, नियोन की सबसे कम जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर बेरिलियम की जाएगी, उसके बाद नाइट्रोजन की जाएगी, और अब जो बाकी के बचे हुए एलिमेंट हैं उनको नॉर्मल ट्रेंड लगने वाला है, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, उसके बाद ऑक्सीजन की होगी, उसके बाद कार्बन की होगी, उसके बाद बोरोन की होगी, एंड देन उसके बाद किसकी होगी, लिथियम की होगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको सही करके लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज तो ना हो जाए। तो बोरोन के बाद किसकी होगी, लिथियम की होगी, और इसके जस्ट इसकी होगी, ठीक है ना। तो जो ये 3 है ना भाई, ये 3 जो है इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भैया बहुत ही कम है, यानी कि नेग्लिजिबल में चली जाएगी, 0 में ही चली जाएगी, ठीक है ना, समझ लेना, ठीक है। अब ऐसे कह दें क्या कि अरे नोबेल गैस का तो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम से कम ही होगी, ठीक है। अच्छा देखो, एक और नोट देखते हैं अपन ने ये कहा है कि जब हम ऊपर से नीचे यानी अप टू डाउन जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी डिक्रीज हो रही है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो तो कम होगी तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। अरे ट्रेंड के हिसाब से देखें तो यही चीज़ आनी चाहिए ना, पर ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे लिख लेना इसको, ऐसे काट देना इसको, ठीक है ना, कर मत आना बिल्कुल भी ऐसे, क्यों मत कराना। रीज़न ये है
कि हमेशा फ्लोरीन और क्लोरीन में से अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखी जाए तो भैया किसकी ज़्यादा होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है। हाँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो इसकी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो किसकी ज़्यादा होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है। ठीक है ना। अब क्यों हो रहा है ऐसा सुन लीजिए ज़रा, है ना, कारण अपने को पता होना चाहिए। देखो इधर मेरे आपके सामने दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं, एक तो फ्लोरीन का है और एक किसका है, क्लोरीन का है। ठीक है। अब अपने को पता है कि इसका जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है इसका NS2Np5 और इसका 3s2 3p5। ठीक है। तो क्या है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, n बराबर में 2, वैलेंस शेल इसका n बराबर में 3। अब अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपने को पता हो कि कितने भरे जा सकते हैं, इसमें तो 2n² लगाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं और इसमें 18 आ सकते हैं। पर भरे कितने गए हैं, यहाँ पे भी 7 ही भरे गए हैं और यहाँ पे भी 7 ही भरे गए हैं। मतलब कि ये कह लें कि और इलेक्ट्रॉन आने की संभावना पूरी की पूरी है ना। बात तो तय है कि भाई 7 भरे गए हैं, भरे और भी जा सकते हैं, है ना। तो यानी और इलेक्ट्रॉन आने की संभावना पूरी की पूरी है। तो अगर मान लो कोई बेचारा इलेक्ट्रॉन दौड़ता दौड़ता यहाँ आना चाहेगा, क्योंकि उसको दिख रहा है कि है तो सही जगह, आ तो सकता हूँ, तो ये क्या करेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहेगा तो ये करेंगे रिपल्शन, बहुत ही खतरनाक वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। यानी कि ऐसा कह दूं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो होगी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी ना। अरे बोलो, कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज करनी पड़ेगी, यानी बेसिकली देनी पड़ेगी इसको कुछ ना कुछ एनर्जी। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। ठीक है ना। पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, बेचारा एक आएगा जाएगा, उसको अपन को वो करना है, रिपेल करना है। यहाँ पर 7 है और 18 यानी 18 आ सकते हैं, तो कितना 18 इलेक्ट्रॉन का लग रहा है यहाँ पर रिपल्शन। तो जाहिर सी बात है कि इस हिसाब से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के हिसाब से, यानी इस कारण से, तो इस वजह से क्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर रिलीज करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये रीज़न है क्यों फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो ज़्यादा होता है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टामक लगा लीजिए बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले पेपर्स में ऐसे बिल्कुल यूँ उठा के पूछे गए हैं यहाँ से, फ्लोरीन क्लोरीन वाले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से सीधा। ये कभी कभी तो ऐसा हुआ कि यहाँ से उठा के सीधा रख दिया, क्वेश्चन बताओ हुए इसका सही है नहीं है। पर क्या करते हैं उस टाइम अपन क्या करते हैं, ट्रेंड अपना दिमाग में रहता है, सीधा ट्रेंड के हिसाब से चीज़ें कराते हैं। पर भाई ट्रेंड लगाओ, अच्छी बात है, ट्रेंड वगैरह लगाइए आप, पर जो एक्सेप्शन साथ में दिए गए उनको भी तो याद रखिए। ठीक है ना। अच्छा देखो इधर एक और चीज़ देख लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सामने वाला कह रहा है, ट्रेंड कह रहा है कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है, यानी कि अगर सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड की तरफ अपन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो कम होनी चाहिए, है ना, कम होनी चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे तो ये होनी चाहिए, पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है। भाई सेकंड और थर्ड पीरियड में थोड़ा सा एक्सेप्शन चलेगा मामला, कि जब हम सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बढ़ रही है, ना कि कम हो रही है। याद रख लेना भाई, बाकी सब में वही ट्रेंड चलने वाला है, नीचे फिर जो पीरियड्स जाएंगे, पर जो सेकंड थर्ड पीरियड की अपन यहाँ पे स्पेशली बात कर रहे हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बढ़ रही है, ना कि कम हो रही है। तो इसको भी काट लेना लिख के। ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक इसका सीक्वेंस दे रखा है कि सेकंड और थर्ड पीरियड में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, और अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इस एरो से कंपैरिजन करिएगा। और एक ओवरऑल ऑर्डर जो है मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है कि अगर अपन EA का ओवरऑल ऑर्डर देखें तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, उसके बाद नीचे आइए सल्फर की, फिर ऑक्सीजन की, फिर फास्फोरस की, और फिर नाइट्रोजन की। तो ये अपने को जो ऑर्डर है, ओवरऑल ऑर्डर जो है किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, याद रहना चाहिए भाई, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही याद रहना चाहिए। इनमें से 2 एलिमेंट उठ के आ जाएंगे, इनमें से 4 आ जाएंगे, बीच में से पूछ लेगा, तो ये एक्सेप्शन जो है जो अपन ने पढ़े हैं तीनों के तीनों एकदम अपने दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्या है वो क्वेश्चंस, देखिए भाई, देखिए इधर देखिए,
मैंने कहा कि अपन इतनी देर से एक ही तो बात करे जा रहे हैं कि भाई एक न्यूट्रल एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी जो होगी वो रिलीज हो जाएगी, बढ़िया तरीके से रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे कर ली। मैंने तीनों जो न्यूट्रल एटम है, तीनों न्यूट्रल एटम में क्या जोड़ दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा और क्या बना दिया, इनका एनायन बना दिया। अब इनके कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुई है वो सब यहाँ लिख दी है और अपन ने पूछा क्या है कि एक ऑर्डर बता दो मेरे को किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, वाई की, देन किसकी होगी, एक्स की, और उसके बाद किसकी होगी, जेड की। तो ये रहा अपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो रिलीज हुई है वो +80 है ना, जो किसकी है, y की है, देन उसके बाद x की रिलीज हुई और देन उसके बाद किसकी रिलीज हुई है, 20। अब साइन लगे पॉजिटिव, देख लेना साइन, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड अपन क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अब की बार मैंने क्या कर रखा है भाई, मैंने अब की बार एनायन है ये, एनायन में मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड करा रही हूँ और क्या बना रही हूँ, डाई एनायन बना रही हूँ। तो अपने को पता है ना भाई, जब हम न्यूट्रल में करा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव आ रही है, और जब हम एनायन में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करा के डाई एनायन बना रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव ही आने वाला है। ठीक है, तो नेगेटिव आने वाला है तो फिर ऑर्डर पूछ लिया अपन से, कुछ भी नहीं है, क्या ये दिक्कत है। इधर देखो, A- में एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने जोड़ा तो क्या बना, हमारा डाई एनायन यानी कि A-2 बन गया, और कितनी एनर्जी जो है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई है एनर्जी यहाँ पर -30, नीचे वाला में -19 और इधर नीचे वाले में -10। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, C की, उसके बाद किसकी होगी, A की, उसके बाद किसकी होगी, B की। अरे 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 मैग्नीट्यूड पर मत जाना, अपनी अकल लगा लेना, माइनस साइन और है आगे, देख लो ना ध्यान से, वहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस साइन है, समझ गए मेरी बात। अच्छा, अब इधर देखो, अपन ने ये सब चीज़ें कर ली कि कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, कहाँ पर रिलीज हो रहा है, सब चीज़ें कर ली, एक्सेप्शन देख लिया, पीरियोडिक ट्रेंड देख लिए, है ना, पीरियड्स के वो देख लिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख लिया। अब कुछ एक ऐसे सवाल भी हमसे पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक है। अब इन क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ मेरी बात अब सुन लो। अपन ने जो लास्ट लेक्चर हुआ था आईपी का, मैंने साफ तौर पे ये बोला था कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो हमेशा 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 क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। यानी कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं ना किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम में से, तो एनर्जी जो है वो हमेशा भैया एंडोथर्मिक यानी कि प्रोसेस जो होगी वो एब्जॉर्ब होगी, रिलीज नहीं होगी, एब्जॉर्ब होगी एनर्जी, और एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे को ये क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आइए इधर देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्लैरिफाई द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, यानी अपने को 5 प्रोसेस दे रखे हैं, उसमें बताना है कि कौन सा एक्सोथर्मिक है और कौन सा एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो देखो इधर ये आइसोलेटेड गैसेस एटम है भाई, सारे लिखें चाहे ना लिखें, यहाँ देखो ये सारे आइसोलेटेड गैसेस एटम ही ले रखे हैं मैंने। अब ऐसा मत सोचो ना जी नहीं लिखा यहाँ पे तो नहीं है, नहीं है, सारे आइसोलेटेड गैसेस एटम ही हैं, होती ही इनमें है, समझ गए, होती ही इनमें। रीजन बता रखा है मैंने सॉलिड वाला में, अपन ने जब लास्ट लेक्चर देखा था जब। ठीक है, अब देखो आइसोलेटेड गैसेस एटम यानी कि मेरे ऑक्सीजन एटम में जो कि आइसोलेटेड गैसेस एटम है, मैं एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दूंगी इसमें तो ये क्या बन जाएगा, O- यानी कि O- एनायन बन जाएगा। ठीक है ना, अब जब O- एनायन बना है तो इसका E का जो वैल्यू है यानी कि एनर्जी जो इसको क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, और जब एनर्जी रिलीज करेगा तो जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक ही होगी। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है ना, अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ऐड कर दिए तो क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। अगर ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो अरे ये तो आईपी वाला केस हो गया, और आईपी तो हमेशा क्या होती है, एंडोथर्मिक ही होती है। और यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन का ऑलरेडी कमी था, और 2 इलेक्ट्रॉन का ऑलरेडी कमी था तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए इसमें, तो ये अब प्रोसेस क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी। यहाँ देखिए एक पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं अपन, तो एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, रिलीज होगी। जब ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, तो क्या होगी, प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ध्यान से देख लो भाई, एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर तो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। अपन पीछे पढ़कर आए, वही एग्जाम्पल ले लिया मैंने, बस एटम डाल दिया यहाँ पे, है ना। और अगर अपन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं
डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो भैया इस बार प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। अरे यही तो बात कर रहे हैं अपन, अरे यही तो बात कर रहे हैं अपन। देखो इधर देखो, ये पीछे गया जो अभी, ये देखो, यही तो बात करके आए हैं अपन, यही तो कर रहे हैं। जब एक में ऐड कर दिया तो एक्सोथर्मिक है, और डायरेक्ट 2 ऐड कर दिए तो एंडोथर्मिक है। वही चीज़ है, बस एटम डाल दिया, इस बार मैंने ऑक्सीजन एटम डाल दिया। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं। हाँ ये रहा कि जब हम एक न्यूट्रल एसिलेटेड गैसेस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, इस बार बाहर निकाला जा रहा है, मतलब कि Ea नहीं हो रहा है, Ip चल रहा है। यहाँ पर Ip जो होगा मेरा हमेशा क्या होगा, एंडोथर्मिक ही होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कमी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे, और हम ऐड कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, न्यूट्रल एटम बना रहे हैं। तो इस बार वापस से क्या हो रहा है, अपने को एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी, तो यहाँ प्रोसेस क्या आ जाएगा, एंडोथर्मिक आ जाएगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वापस ऐड कर रहे हैं और O बना रहे हैं तो क्या आ जाएगा, एक्सोथर्मिक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एक्सोथर्मिक और कौन सा एंडोथर्मिक है, बहुत ही आसानी से। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चन अपन प्रीवियस ईयर के देखते हैं, कुछ आप कर लीजिए, कुछ मैं कर लूँगी, चीज़ें अपनी ठीक ठाक बैठ जाएंगी। ठीक है ना, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे नहीं लगता करने की ज़रूरत है ये तो, पर फिर भी देखिए AIPMT में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इन चारों में से जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, एलोजेंस की बात हो रही है भैया यहाँ पे, किसकी होती है। माना कि ऊपर से नीचे जाने पर तो जो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, पर क्योंकि यहाँ पे आ गया एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन क्या है, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, तो मैक्सिमम पूछी गई है ना यहाँ पे, तो आ जाएगा क्या, क्लोरीन। अच्छा ठीक है, इधर देखिए फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड क्वेश्चन, फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मैंने कहा था तो डायरेक्ट पूछ लेगा उठा के एक एलिमेंट डाल के, पर कुछ ना कुछ या फिर सीक्वेंस वहाँ से 2 एलिमेंट का उठा लेगा। दोनों चीज़ के लिए तैयार रहेंगे अपन, क्योंकि अपन ने पढ़ रखी है सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा इधर देखो, इधर देखो, फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टू ऑफ हैलोजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि 4 ऑप्शन में से करेक्ट बताना है। ये अपने पास सीक्वेंस लिखा पड़ा है, अब देखो यहाँ से ही देख लो, सीधा सीधा हो जाएगा। क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है किससे, इन चारों से, तो क्लोरीन का, अरे ये तो सरासर गलत है, हो ही नहीं सकता, ये तो कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ब्रोमीन का F से ज़्यादा है, ब्रोमीन का F से ज़्यादा, ये भी नहीं हो सकता, एलिमिनेशन मेथड, सवाल ही पैदा नहीं होता। बचा कौन सा, यानी फ्लोरीन का आयोडीन से ज़्यादा है, तो हाँ भाई बिल्कुल है, तो 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन काट लेना, एक्सेप्शन ध्यान रखना, नॉर्मल ट्रेंड लगाना, पहले एक्सेप्शन देख लेना कि है क्या नहीं है, फिर नॉर्मल ट्रेंड लगा देना, सवाल गलत नहीं होगा। इधर देखो, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मैक्सिमम बिटवीन, यानी कि जो डिफरेंस होता है EGE का, वो मैक्सिमम किस में ज़्यादा आता है, ये बताया गया है अपने को। ठीक है ना, 4 ऑप्शन आपके पास है, देखिए द नियोन और फ्लोरीन में, नहीं भाई इसमें डिफरेंस है पर उतना ज़्यादा नहीं है। नियोन और क्लोरीन में नहीं, ऐसा नहीं है। ऑर्गन और फ्लोरीन में नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ऑर्गन अपनी नोबल गैस है और ये क्या है अपना, क्लोरीन है। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो बहुत हाई होता है, अपने को पता है ये बात, है ना, बहुत हाई होता है। और ऑर्गन हो चाहे नियोन हो, चाहे ये सारे जो फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अपने क्रिप्टॉन वगैरह, इनके सबके नेग्लिजिबल मान लो या फिर 0 मान लो, तो मोस्ट ऑफ द डिफरेंस जो आएगा, एक तो मैक्सिमम वाले में और एक सबसे मिनिमम वाले में तो ज़्यादा ही आएगा ना। तो ऑर्गन और क्लोरीन में हाईएस्ट डिफरेंस है किसका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन, TE और PO। ठीक है, अब इस चारों का अपने को करेक्ट ऑर्डर डालना है। क्या है करेक्ट ऑर्डर, अपने को ये बात तो पता है कि हर हाल में कभी भी ये चीज़ तो हो ही नहीं पाएगी, कभी भी ये चीज़ तो हो ही नहीं पाएगी, है ना, क्योंकि क्लोरीन का हमेशा ज़्यादा होता है। अब इन दोनों में देखो क्लोरीन का ज़्यादा तो है, और अपने को ये बात तो पता है ना कि यहाँ से यहाँ जाने पर बढ़ती है एफिनिटी, तो इन दोनों का ज़्यादा होगा, इस वाले सेगमेंट का ज़्यादा होगा इस वाले सेगमेंट से, तो यानी कि ये वाला ज़्यादा होगा इस वाले से। देखो ये वाला सेगमेंट पीछे चला गया, ये वाला दोनों आगे हैं, तो जाहिर बात है हैलोजन वाले की ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, तो Cl के ज़्यादा, इसमें F के ज़्यादा, और फिर ये देखो ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो जो होती है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिस हिसाब से क्या होगा, सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो भाई 4 से 5 क्वेश्चन अपन ने पढ़े हैं यहाँ पर, है ना, तो आराम से 4 क्वेश्चन अपन से हो गए हैं। 5th क्वेश्चन जो है
उसको आप करिएगा, करके देखिएगा, होगा आराम से। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव वैल्यू लिख दी है यहाँ पे, इसको मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन करिएगा, ठीक है ना। तो देखिए कंप्लीट कराया अपन ने आज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक छोटा सा बढ़िया सा टॉपिक और बहुत ही आसान सा। कुछ ट्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, कुछ टर्म्स ध्यान रखिएगा और आराम से जो है आपको ये टॉपिक समझ में आएगा चलते चलते, ठीक है ना। बस याद एक चीज़ रखिएगा, थोड़ा रिवाइज अगर अपन करें तो, कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है न्यूट्रल में तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर माइनस यानी कि एनायन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, डाई एनायन बन रहा है, तो क्या कौन सी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पर ई का मान चेंज हो जाएगा दोनों में बेटा, एक में पॉजिटिव रहेगा दूसरे में नेगेटिव हो जाएगा। अब या तो एनायन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ के एंडोथर्मिक बना लो, या फिर एक न्यूट्रल में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ के डाई एनायन बना के एंडोथर्मिक बना लो, बात एक ही है, ठीक है। सेम वही है, आईपी वो था, रिमूव कर रहे थे एक इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी। ईए में क्या हो रहा है, ऐड कर रहे हैं तो रिलीज भी हो रही है और एब्जॉर्ब भी हो रही है। डिपेंड किस पे करेगा, नेचर ऑफ एटम पे करेगा कि भाई वो रिलीज कर रहा है एनर्जी या फिर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक ही रखता है, आपको समझ में आएगा, बढ़िया से नोट्स बनाए होंगे आपने, तो ठीक है भाई आज का यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। तो फिर थैंक यू सो मच।